हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th की पॉलिटी की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 6 करेंगे, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन के विघटन के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उनकी क्या भूमिका रही उसके बारे में पढ़ेंगे। वी शैल एग्जामिन हाउ इन दिस एमर्जिंग वर्ल्ड देयर वर कॉल्स फॉर restructuring of international organizations to cope with various new challenges including the rise of US power। और इस उभरते हुई दुनिया में या उभरते हुए विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का पुनर्गठन करना क्यों ज़रूरी है और जो नई नई जो चुनौतियां हैं उनका कैसे सामना किया जाए, जिसमें से कि एक जो चैलेंज है वो है राइज ऑफ यूएस पावर, यूएस की बढ़ती हुई ताकत का। The potential reform of the United Nations Security Council is an interesting case of the reform process and its difficulties। तो जो रिफॉर्म है, सुधार जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उसमें जो रिफॉर्म है क्यों ज़रूरी है और उस रिफॉर्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। We then turn to India's involvement in the UN and its view of Security Council reforms। इसके बाद में हम इंडिया की जो संयुक्त राष्ट्र में क्या भूमिका है उसके बारे में पढ़ेंगे और इंडिया कैसे देखता है संयुक्त सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स हैं उनको कैसे देखता है इंडिया, या क्या नज़रिया है इंडिया का इनको लेकर के। द चैप्टर क्लोजेस बाय आस्किंग इफ़ द यूएन कैन प्ले एनी रोल इन डीलिंग विद ए वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय वन सुपर पावर। और उसके बाद जो चैप्टर है वो उसका जो है अंत हो जाता है, एंड हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है अंत में इस चैप्टर के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एक ऐसी दुनिया जिसको डोमिनेट किया जा रहा है सिर्फ यूएस के द्वारा, एक सुपर पावर के द्वारा, उसमें संयुक्त राष्ट्र क्या भूमिका निभा सकता है, ये क्वेश्चन करता है। इन दिस चैप्टर वी ऑल्सो लुक एट सम अदर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर प्लेइंग ए क्रूशियल रोल। इसके बाद में इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे जो अन्य बहुराष्ट्रीय संगठन हैं वो क्या भूमिका निभा रहे हैं इस दुनिया के अंदर। बहुराष्ट्रीय संगठन जैसे आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, विश्व बैंक हो गया, जैसे एडीबी हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों, क्या ज़रूरत होती है, क्या ज़रूरत है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की। रीड द टू कार्टून्स ऑन दिस पेज। इस पेज पे दो कार्टून दिए हुए हैं, ये दोनों, इन दोनों को आप पढ़िए। बोथ द कार्टून्स कमेंट ऑन द इनफेक्टिवनेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये दोनों के दोनों जो कार्टून हैं कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संगठन की विफलता को दर्शाते हैं, विफलता, फेलियर को दर्शाते हैं, इनफेक्टिवनेस को दर्शाते हैं। यूजुअली रिफर टू एज यूएन इन द लेबनान क्राइसिस इन 2006। तो लेबनान संकट जो हुआ था 2006 में, उसमें संयुक्त राष्ट्र की जो फेलियर है उसको कहीं ना कहीं दर्शाते हैं दोनों कार्टून। बोथ द कार्टून रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ ओपिनियंस डैट वी ऑफन हियर अबाउट द यूएन। और दोनों के दोनों जो ये कार्टून हैं ये दिखाते हैं कि जो इनफेक्टिवनेस है उसको दिखाते हैं, और लोग जिस इनफेक्टिवनेस के बारे में बात करते हैं उसको कहीं ना कहीं दिखाते हैं ये दोनों कार्टून। ठीक है। On the other hand, we also find that UN is generally regarded as the most important international organization in today's world। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो दुनिया में जो है सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है आज के समय में। ठीक है, एक तरफ तो फेलियर है यूएन का, और दूसरी तरफ ये भी बात मानी जाती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल आज की दुनिया में। In the eyes of many people all over the world, it is indispensable and represents the great hope of humanity for peace and progress। आज कई लोगों की मानना ये है, कई लोग ये मानते हैं कि आज की दुनिया में यूनाइटेड नेशन के बिना गुजारा नहीं चल सकता, यानी कि इंडिस्पेंसेबल है, बहुत ज़रूरी है यूएन। ठीक है, और यूएन है तो कहीं ना कहीं मानवता के लिए या और शांति और तरक्की, ये प्रोग्रेस, उन्नति की आशा है। अगर यूएन है तो शांति भी होगी, मानवता भी होगी और उन्नति भी होगी, ये मानते हैं लोग। वाई डू वी ऑफन दैन नीड ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूएन, लेट अस हियर टू इनसाइडर। तो हमें क्यों ज़रूरत होती है यूएन जैसे संगठनों की, चलिए दो इनसाइडर की, मतलब जो यूएन से रिलेटेड लोग हैं उनसे उनकी सुनते हैं।
द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। तो पहला जो ओपिनियन है वो है डैग हैमरस्कोल्ड का, जो यूएन के दूसरे सेक्रेटरी जनरल रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या बात कही है कि जो संयुक्त राष्ट्र जो है वो ये इसलिए क्रिएट नहीं किया गया, ठीक है, इसलिए अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि ये मानवता को मतलब हेवन यानी कि स्वर्ग तक ले जाएगा, पर इसलिए किया गया इसका एस्टेब्लिशमेंट कि ये नरक से बचाएगा मानवता को, यानी कि पीस जो है वो एस्टेब्लिश करेगा दुनिया में ताकि हम नरक से बचें, ठीक है, शांति रहे। तो ये मानना था डैग हैमरस्कोल्ड का। ठीक है, अब दूसरा व्यू देखते हैं। टॉकिंग शॉप, yes, there are a lot of speeches and meetings at the UN, especially during the annual sessions of General Assembly. But as Churchill put it, Jao Jao is better than war war. Isn't it better to have one place where all countries in the world can get together, bore each other sometimes with their world, rather than bore holes into each other on the battlefield? Shashi Tharoor, the former UN अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो ये जो शशि थरूर हैं, इंडियन ओरिजिन इंडिया के हैं शशि थरूर, और ये यूएन में यूनाइटेड नेशन में अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं कम्युनिकेशन और पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के। इनका कहना ये है कि ये बताते हैं कि चर्चिल जो है, चर्चिल का पहले कोट करते हैं चर्चिल को कि बहस करना सही है बाकायदा की युद्ध करने से, यानी कि पूरी दुनिया के लोग अगर एक ऐसे संगठन में के सदस्य हैं और एक ही जगह बैठ करके अगर बहसबाजी करते हैं, ठीक है, वाद विवाद करते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है कि लड़ाई से आपस में बैठ करके सुलझा लें अपने विवाद, तो लड़ाई से बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और एक दूसरे की बातें सुनते हैं, बकवास सुनते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा है बजाय इसके कि बैटलफील्ड पे मिलें, ठीक है, एक दूसरे को गोली मारें। तो कहने का मतलब ये है आपस में मिल करके बहस करके मतभेद अपने मिटा लेना अच्छा है बजाय कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करें। यानी कि यूएन एक ऐसी जगह है जहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ दुनिया की इसके मेंबर हैं और मिल करके अपने मतभेदों को सुलझा लें। अगर यूएन नहीं होगा तो आपस में एक दूसरे को गोली मारेंगे, लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं अशांति फैलेगी। ठीक है, तो दोनों के दोनों कह रहे हैं कि भाई यूएन इसलिए होना चाहिए। ठीक है, These two quotes suggest something important. International organizations are not the answer to everything, but they are important. तो ये जो दो हमने कथन पढ़े, कोट्स पढ़े, ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस लिए ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और इसलिए ज़रूरी हैं। हालांकि हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है इनके पास, पर फिर भी बहुत ज़रूरी हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प विद मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये कहीं ना कहीं युद्ध और शांति, युद्ध को रोकते हैं और शांति बनाए रखते हैं। दे आल्सो हेल्प कंट्रीज कोऑपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशन फॉर अस ऑल। ये कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है कहीं ना कहीं देशों को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, मोटिवेट करते हैं आपस में सहयोग करने में, जिससे कि सभी लोग जो है अच्छी स्थितियों में रह सकें, खुश रह सकें। कंट्रीज़ हैव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस विद ईच अदर। जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, सभी के आपस में मतभेद होते हैं, टकराव होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दे मस्ट गो टू वॉर टू डील विद देयर एंटेगोनिज्म्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंसेस हैं तो वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करें, ठीक है, एक दूसरे के साथ युद्ध करें, क्योंकि युद्ध से तो तबाही होने वाली है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया भी जा सकता है शांतिपूर्ण तरीके से। दे कैन इंस्टेड डिस्कस कंटेंशियस इश्यूज एंड फाइंड पीसफुल सॉल्यूशंस। तो ये जो जिनकी दो देशों के अंदर मतभेद होते हैं, ठीक है, कंटेंशंस होते हैं, तो ये जो मुद्दे हैं, जो विवाद के मुद्दे हैं, इनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकते हैं। इंडीड इवन दो दिस इज़ रेयरली नोटिस्ड, मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस आर रिजोल्व विदाउट गोइंग टू वॉर। पर ये बात भी मानना होगा कि बहुत ही कम, मतलब कम देखा गया है कि जो डिफरेंसेस हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया गया हो। ज़्यादातर जो डिफरेंसेस हैं उनको लड़ाई से ही सुलझाया गया देखा गया है। द रोल ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इम्पोर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट। अब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लोग वॉर पे जाते हैं, लड़ाई करते हैं, पीस नहीं होता, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व को दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा जिसके सब मानेंगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है।
एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट ए सुपर स्टेट विद अथॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई ऐसा सुपर स्टेट महान देश नहीं है जिसने जो कह दिया, उसने अगर कह दिया तो सभी के सभी देश या सदस्य उसके मान लेंगे। इट इज़ क्रिएटेड बाय एंड रिस्पॉन्स टू स्टेट्स। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा ये सभी देश मिलकर के बनाएंगे, ठीक है, बनाया जाता है। इट कम्स इन टू बींग वैन स्टेट्स एग्री टू इट्स क्रिएशन। और ये जब भी अस्तित्व में आता है जब सभी देश इसके क्रिएट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वंस क्रिएटेड इट कैन हेल्प मेंबर स्टेट्स टू रिजोल्व देयर प्रॉब्लम्स पीसफुली। और एक बार ये ऐसा कोई जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लिया जाता है तो ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य होते हैं, जो इनका निर्माण करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपनी प्रॉब्लम्स को शांतिपूर्ण तरीके से मिल बैठ करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यूएन के अभी सभी के सभी मेंबर हैं, तो अभी क्या है कि आपस में मिल करके वहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व की जाती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर हेल्पफुल इन अनदर वे। नेशंस कैन यूजुअली सी डैट देयर आर सम थिंग्स डैट मस्ट डू टुगेदर। देयर आर इश्यूज डैट आर सो चैलेंजिंग डैट दे कैन ओनली बी डेल्ट विद वैन एवरीवन वर्क्स टुगेदर। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक और फ़ायदा है, ठीक है, कोई कुछ सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो मिल करके बैठ करके सभी देश मिल करके ही सोल्व कर सकते हैं, किसी एक देश के बस की बात नहीं है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात कह देता हूँ, क्लाइमेट चेंज की बात कर देता हूँ, टेररिज्म की बात कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे मुद्दे हैं किसी एक देश जो है इनको ख़त्म नहीं कर सकता, सभी को एक साथ आना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अभी जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये क्या कर रहा है, ये जो अब हमारा जो वायरस है अभी कोरोना वायरस, इसको टैकल करने में सभी देशों को साथ ला रहा है, सभी देश मिल करके। तो ऐसे इश्यूज़ जो होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सभी मिल करके कर सकते हैं सोल्व, एक देश के बस की बात नहीं है। डिजीज़ इज़ एन एग्जाम्पल। तो जो डिजीज़ बीमारी एक उदाहरण है इसका। सम डिजीज़ कैन ओनली बी इरेडिकेटेड इफ़ एवरीवन इन द वर्ल्ड कोऑपरेट्स इन इनकोल्यूटिंग और वैक्सीनेटिंग देयर पॉपुलेशंस। तो डिजीज़ की बात करें तो ये जब भी ख़त्म हो सकती है, इरेडिकेट हो सकती है, जब सारे के सारे देश मिल करके आपस में सहयोग करें, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो पोलियो हो, चाहे इबोला हो, चाहे जीका हो, कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो सार्स हो, कोई भी बीमारी हो। और टेक ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स अफेक्ट, या फिर आप ग्लोबल वार्मिंग को ले लो, ये भी एक देश के बस की बात नहीं है, सभी देश मिल करके काम करेंगे जब भी काम होगा। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन देशों को मोटिवेट करते हैं और ये प्रॉब्लम सोल्व करने पे फोकस करते हैं। As temperatures rise because of the increase in the greenhouse gases in the atmosphere, there is a danger that sea levels will also rise. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वैसे वैसे जो है जो सी लेवल भी, बर्फ़ पिघलेगी और समुद्री जो स्तर हैं वो भी बढ़ेंगे। thereby submerging many coastal areas of the world including huge cities। और जैसे जैसे सी लेवल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो किनारों पे जो कोस्टल सिटीज़ हैं, ठीक है, वो डूबने लगेंगे, ठीक है। कोस्टल सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, एरियाज़ हैं, यानी कि जो किनारों पे जो स्थित क्षेत्र हैं वो डूबने लगेंगे। ऑफ कोर्स ईच कंट्री कैन ट्राई टू फाइंड इट्स ओन सॉल्यूशन टू द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, हमें पता है कि हर देश जो है अपने अपने तरीके से इस ग्लोबल वार्मिंग का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बट इन द एंड ए मोर इफेक्टिव अप्रोच इज़ टू स्टॉप द वार्मिंग इटसेल्फ। पर सबसे मेन चीज़ जो ये है कि वार्मिंग को ही रोक दो, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग उसी को रोक दो ना। पर ये कैसे संभव है जब सभी के सभी एक साथ आएंगे, और इनको मोटिवेट कौन करेगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। दिस रिक्वायर्स एट लीस्ट ऑल ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल पावर्स टू कोऑपरेट। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग जब भी रोकी जा सकती है जब ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए, ठीक है। और ये कब होगा? जब जितने भी औद्योगिक देश हैं दुनिया के, ये सारे के सारे सहयोग करेंगे, ठीक है। तो सहयोग हुआ भी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, इसके अलावा और भी सारे समझौते हुए हैं इन चीज़ों को कम करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, रिकग्नाइजिंग द नीड फॉर कोऑपरेशन एंड एक्चुअली कोऑपरेटिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो बदकिस्मती से सहयोग करना, ठीक है, और फिर सहयोग की बात करना, सिर्फ बात करना सहयोग की, और एक्चुअली में प्रैक्टिकली सहयोग करना, दोनों ही अलग चीज़ें हैं। नेशंस कैन रिकॉग्नाइज द नीड टू कोऑपरेट बट कैन नॉट ऑलवेज एग्री ऑन हाउ बेस्ट टू डू सो। जो देश हैं वो बात तो करेंगे हाँ सहयोग करने की, पर रियलिटी में कोऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउ टू शेयर द कॉस्ट ऑफ कोऑपरेटिंग, हाउ टू मेक श्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिंग आर जस्टली डिवाइडेड, एंड हाउ टू एंश्योर
that others do not break their end of the bargain and cheat on an agreement। तो इस बात को लेकर के हमेशा संशय बना रहता है कि कौन ज़्यादा कोऑपरेट करे, और फिर जो कोऑपरेट करने के बाद में कैसे कोऑपरेट किया जाए, और सहयोग करने के बाद जो फ़ायदे होंगे, बेनिफिट्स होंगे, वो सही तरीके से उनका बंटवारा होगा या नहीं होगा, ठीक है। और कोई एक दूसरे को धोखा तो ना दे, चीट तो ना करे, यानी कि एक दूसरे पे शक रहता है, ठीक है, कोऑपरेशन को लेकर के। इसलिए बात करना आसान है, पर एक्चुअली में कोऑपरेशन करना उतना ही मुश्किल है। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ अबाउट हाउ टू कोऑपरेट। अब जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है वो क्या करता है, देशों को एक साथ लाता है और कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट भी करता है, और उनको अलग अलग सूचनाएं और आइडियाज़ यानी कि विचार देता है कि कैसे कोऑपरेट किया जाए, ठीक है। इट कैन प्रोवाइड mechanisms, rules and a bureaucracy to help members have more confidence than that cost will be shared properly। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये तरीका, नियम और लोग यानी कि ऑफिसर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को, जिससे कि एक दूसरे से वो कोऑपरेट कर सकें, एक दूसरे में विश्वास रख सकें, और जो भी बेनिफिट या फिर कॉस्ट, कीमत और जो फ़ायदे हैं वो प्रॉपरली आपस में शेयर कर सकें। यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनको आइडियाज़ भी देगा, मतलब ब्यूरोक्रेसी भी देगा, रूल्स भी देगा, मैकेनिज्म्स भी देगा। तो ये इसलिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो कोई धोखे की या धोखाधड़ी की कोई बात नहीं होगी, कोई चीटिंग की बात नहीं होगी। डेट द बेनिफिट्स, यहाँ पे IMF के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। 189 मेंबर्स की बात कर रहा है, 12 अप्रैल 2016 को, ठीक है। फिर G7 मेंबर्स भी हैं यहाँ पे, इनकी भी देख लीजिएगा एक बार। डेट द बेनिफिट्स will be fairly divided and that once the member joins an agreement it will honor the terms and condition of the agreement। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो ये इंश्योर करता है, ये पक्का करता है कि कॉस्ट और बेनिफिट जो है फेयरली अच्छे तरीके से एक दूसरे में डिवाइड की जाए, ठीक है। और मेंबर्स अगर एक बार कोई समझौता कर ले, एग्रीमेंट कर ले, तो उसको निभाए, ठीक है। और उसके बाद में जो शर्तें हैं एग्रीमेंट की, समझौते की, वो भी फुलफ़िल करे, ठीक है। यानी कि धोखा ना करे किसी भी तरीके का। फाउंडिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, इसको भी एक बार आप देख लेना बच्चों, अगस्त पूरी की पूरी टाइमलाइन दी हुई है, प्लीज़ इसको ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर वी कैन सी डैट UN मे हैव ए स्लाइटली डिफरेंट रोल। तो शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि जो UN है, संयुक्त राष्ट्र का जो भूमिका है वो थोड़ी सी बदल गई। एज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स अलाइज emerged victorious, there was concern amongst many governments and peoples that the Western countries led by the US would be so powerful that there would be no check against their wishes and desires। तो कई मतलब शीत युद्ध खत्म हो गया, ठीक है, और UN का थोड़ा सा रोल जो है वो भूमिका जो है वो बदल गई, ठीक है। और इस शीत युद्ध में जो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका और उसके जो साथी अलायंस जो थे वो उनकी जीत हुई, और जो USSR था, सोवियत यूनियन, और उसके अलायंस की हार हुई थी, ठीक है। सोवियत यूनियन का तो विघटन ही हो गया था। इसलिए कई देशों के अंदर मन में ये शंका आई, ठीक है, ये चिंता आई कि जो काफ़ी सारे देशों के अंदर, ठीक है, कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनका मुखिया US है, ये अपनी मनमानी करेंगे, अपने मन मर्जी से सारी दुनिया को चलाएंगे, और इनको चेक करने वाला यानी कि इनको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, ठीक है। कैन द UN सर्व टू प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन with the US in particular and could it limit the power of the American government? We shall try to answer this question at the end of the chapter। तो UN जो है क्या वो अमेरिका को कंट्रोल कर पाएगा? क्या अमेरिका की जो शक्ति हैं उसको सीमित कर पाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये कि क्या US कर पाएगा ऐसा अमेरिका को कंट्रोल। तो एंड में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर हम आखिर में मिलेगा आपको इस चैप्टर में। तो आज के वीडियो में इतना ही।